नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.4 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.4 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है? समलंब चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो समलंब चतुर्भुज होता क्या है? जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर होती है, उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? इसमें सिर्फ एक ही जोड़ी समांतर होगी। जैसे यहाँ पे दिया गया ए बी समांतर है डी सी के, और यहाँ पे ए डी समांतर नहीं है बी सी के, मतलब इसकी सिर्फ एक ही जोड़ी समांतर होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। संलग्न आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी की केवल भुजा ए बी तथा भुजा डी सी यही जोड़ी परस्पर समांतर है, अर्थात यह समलंब चतुर्भुज है। समांतर रेखाओं के गुणधर्म के अनुसार संलग्न कोणों की जोड़ी कोण ए तथा कोण डी संपूरक है। जब ये समलंब चतुर्भुज रहेगा तो उसकी जो ये जोड़ी रहती है कोण ए और यहाँ पे कोण डी, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों का टोटल कितना होता है? 180 अंश का होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये संलग्न कोण 180 अंश के होते हैं या संपूरक होते हैं। उसी तरीके से कोण बी तथा कोण सी, ये दोनों का भी टोटल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसी प्रकार कोण बी तथा कोण सी संलग्न कोणों की जोड़ी भी संपूरक होती है, मतलब कोण बी और कोण सी भी जो क्या होगी? 180 अंश का होगा। समलंब चतुर्भुज में संलग्न कोणों की दोनों जोड़ियां संपूरक होती है। अगर आपको दिया गया है कि ये समलंब चतुर्भुज है तो हम लोग यहाँ पे संलग्न कोण संपूरक है ऐसा लिख सकते हैं। और क्या बोला गया है? जिस समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजा की जोड़ी सर्वांगसम हो तो उस चतुर्भुज को समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? देखोगे पी क्यू एस आर के समांतर है, लेकिन यहाँ पे पी एस और क्यू आर समांतर नहीं है, वो क्या है? सर्वांगसम है। मतलब पी एस बराबर है क्यू आर का। जब इस तरीके से दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ पे वही दिया गया है, किसी भी समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को उस समलंब चतुर्भुज की माध्यिका होती है। अब सीधा हमको दे दिया गया है हल किए गए उदाहरण। यहाँ पे उदाहरण में क्या बोला गया? उदाहरण 1 में चतुर्भुज ए बी सी डी के कोणों के मापों का अनुपात 4:5:7:8 है, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। तो अब भी जस्ट हमने देखा कि अगर कोई भी समलंब चतुर्भुज होता है तो वो क्या होना चाहिए? जैसे ये वाली भुजा है, ये यहाँ पे इसके समांतर होनी चाहिए, मतलब डी सी जो है ए बी के समांतर हमको पहले ये दिखाना है। और उसके बाद में कोण डी और कोण ए का जो टोटल होगा वो कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। और कोण सी और कोण बी का भी जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। इस तरीके से हमको यहाँ पे दर्शाना है, या बोला जा सकता है दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं? देखो यहाँ पे हल में दिया गया है, माना कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी के माप क्रमशः 4x अंश, 5x अंश, 7x अंश और 8x अंश है। मतलब यहाँ पे जो अनुपात दिया गया तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 4x, 5x, 7x और ये 8x, ये अंश के रूप में हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल आप लोगों को पता है कि 360 अंश होता है। तो ये हो जाएगा 4x धन 5x धन 7x धन 8x बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 5 9 9 7 16 16 8 24, तो ये हो जाएगा 24x बराबर 360। अभी 24 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बट्टे में 24, ये इससे कट जाएगा 24 से कम 24, 24 पंचे 120, मतलब ये 15 से कट गया तो x का मान हमारा आ गया 15। अब सबका मान निकालते हैं। देखोगे कोण ए का माप कितना है? 4x है, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर 4 में 15 का गुणा कर दिया तो 60 अंश आ गया। कोण ए बराबर कितना आ गया? 60 अंश। कोण बी में क्या है? 5x है, तो ये जगह 5 गुणे 15 बराबर 75 अंश। कोण सी में है 7x, तो 7 गुणे 15 बराबर 105 अंश।
और यहाँ पे कोण डी दिया गया है 8x, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 15 बराबर 120। तो कहने का क्या मतलब है, x के जगह पे हमने 15 रख करके उसका गुणा कर दिया, तो हमारा ये उत्तर आ गया। अब क्या बोला गया, कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश आना चाहिए, यही है ना। देखोगे कोण बी और कोण सी ये दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो भाई आ गया हमारा 75 और 105 कितना होता है, 180 अंश होता है। जब ये 180 अंश आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भुजा सी डी समांतर है भुजा बी ए के। ये कथन एक लिख लिया, समांतर रेखाओं की अंतःकोण की कसौटी से। ये तो आ गया हमारा। अब किसका चेक करते हैं, बी और ए का चेक करते हैं। यहाँ पे देखोगे कोण बी धन कोण ए, तो ये कितना हो जाएगा 75 और 60, 75 60 कितना होता है 135 होता है। यहाँ पे देखोगे ये 135 है, ये 180 नहीं है। देखोगे यहाँ पे नहीं का चिन्ह लगाया गया है, इसलिए भुजा बी सी तथा ए डी परस्पर समांतर नहीं है। मतलब ए डी और ये बी सी ये समांतर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है कथन 1 और 2 से। यहाँ पे देखोगे डी सी और ए बी ये सम्मुख भुजा समांतर आ गई है, और यहाँ पे ए डी और ये बी सी ये भुजा समांतर नहीं आई है। तब हम लोग लिख सकते हैं कि यह समलंब चतुर्भुज है। दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया, समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा पी एस समांतर है भुजा क्यू आर के। देखोगे पी एस क्यू आर के समांतर दिया गया है, तथा क्या बोला गया, भुजा पी क्यू सर्वांगसम है एस आर के। पी क्यू जो है एस आर के सर्वांगसम है। और क्या बोला गया है, भुजा क्यू आर बड़ा है भुजा पी एस से। क्यू आर मतलब ये वाली जो भुजा है वो क्या है, पी एस से बड़ा है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर का मतलब कौन सा कोण हो गया, ये वाला जो कोण होगा वो क्या बोला गया, एस आर क्यू ये वाले कोण के बराबर। हमको इस तरीके से हमको सिद्ध करना है। तो देखोगे वही चीज यहाँ पे भी है। दत्त में क्या बोला गया है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा पी एस समांतर है भुजा क्यू आर के, और भुजा पी क्यू सर्वांगसम भुजा एस आर हमको दिया गया है। ठीक है, और साध्य में क्या करना है, कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एस आर क्यू, यही चीज हमको देखोगे पी क्यू आर और एस आर क्यू हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा रचना करते हैं। बिंदु यस से भुजा पी क्यू के समांतर एक रेखाखंड खींचिए। देखोगे बिंदु यस यहाँ पे इससे क्या करना है, पी क्यू के समांतर एक रेखाखंड खींचिए। यहाँ पे खींचा, जो कि क्यू आर को बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब क्या हो गया, पी क्यू के समांतर हो गया हमारा यस टी। इस तरीके से बन जाएगा। अब इसकी उत्पत्ति को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे उत्पत्ति में क्या दिया गया, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में रेख पी एस समांतर है क्यू टी, ये दत्त में दिया गया। देखोगे पी एस समांतर है क्यू टी के, ये क्या दत्त में दिया गया है। रेख पी क्यू समांतर है एस टी, रचना से अभी हमने रचना किया था, तो पी क्यू समांतर हो गया एस टी के, इसलिए पी क्यू टी एस समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए, उसके दो के दोनों सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने समांतर दिखा दिया है कि पी एस समांतर है क्यू टी के और पी क्यू समांतर है एस टी के, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू टी एस समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू टी जो है एस टी आर के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखोगे पी क्यू टी एस टी आर के बराबर हो जाएगा। किससे, संगत कोण से। देखोगे वही लिखा है, इसलिए पी क्यू टी सर्वांगसम कोण एस टी आर संगत कोण से। ये आ गया हमारा कथन नंबर 1। इसी प्रकार रेख पी क्यू सर्वांगसम है एस टी के। देखोगे पी क्यू सर्वांगसम क्या दिया गया है हमको, एस टी को क्यों सर्वांगसम बताया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है ना, ये इससे आ जाएगा। परंतु रेख पी क्यू सर्वांगसम एस आर के दिया गया है। देखोगे यहाँ पे पी क्यू जो है एस आर के सर्वांगसम दिया गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एस टी बराबर एस आर है। देखोगे यहाँ पे लिख दिया, इसीलिए एस टी बराबर एस आर। अब ये आया कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। ध्यान से देखोगे पी क्यू जो है एस टी के बराबर है। देखोगे पी क्यू जो है एस टी के बराबर है, और हमको दिया क्या गया है, पी क्यू एस आर के बराबर दिया गया है। पी क्यू एस आर के बराबर दिया गया है। देखोगे पी क्यू के बराबर एस टी भी है और पी क्यू के बराबर एस आर भी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि एस टी बराबर एस आर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। वही चीज तो लिखा हुआ है, रेख एस टी सर्वांगसम रेख एस आर। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे पी क्यू बराबर एस टी दिया गया है, उसके बाद में पी क्यू बराबर एस आर दिया गया है।
ये इसके बराबर है, पी क्यू इसके भी बराबर है, पी क्यू इसके भी बराबर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एस टी बराबर यस आर। यही चीज तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक और ध्यान देते हैं, इसलिए कोण एस टी आर सर्वांगसम कोण एस आर टी। देखोगे एस टी आर और एस आर टी क्यों होगा, देखोगे ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई है, तो इसकी जो सामने वाला कोण रहेगा ये दोनों भी बराबर रहेंगे। देखोगे समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, ये आ गया कथन नंबर 2। ठीक, कि कोण एस टी आर सर्वांगसम कोण एस आर टी, और यहाँ पे भी दिया गया है एस टी आर सर्वांगसम पी क्यू टी। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखोगे एस टी आर जो है पी क्यू टी के बराबर है और एस टी आर जो है एस आर टी के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू टी जो है वो कोण यह बराबर है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखोगे यही लिखा है, इसलिए कोण पी क्यू टी सर्वांगसम कोण एस आर टी कथन 1 और कथन 2 से ये आ गया हमारा। जब यहाँ पे पी क्यू टी एस आर टी है, ध्यान से देखोगे पी क्यू टी और एस आर टी, जो पी क्यू टी है ये वाला कोण और एस आर टी ये वाला कोण है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो पी क्यू आर और यहाँ पे एस आर क्यू, तो चलेगा क्या? इसलिए कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एस आर क्यू। क्यों? क्योंकि क्यू टी आर जो है एक रेखीय है। इस आधार पर सिद्ध होता है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के आधार के कोण सर्वांगसम होते हैं। मतलब ये वाला पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा एस आर क्यू के। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.4 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.4 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।